महिला दिवस के ख़ास मौके पर आज हम एक ऐसी ख़ास महिला से मिलवाएंगे जो गुजरात के हर समुदाय के महिलाओं की आवाज़ को उठाने में अपना अहम किरदार अदा किया है। इतना ही नहीं, मुस्लिम समुदाय की औरतों के अलावा दूसरे समुदाय के लोग जो भी इनके पास आते हैं, उन तमाम महिलाओं की दबी कुचली आवाज़ को हर मंच पर उठाने की कोशिश नूरजहां बहन दीवान करती रही है। इसके साथ ही साथ इस वक्त जहां हम खड़े हैं वो एक सेंटर भी चलाती है जहां पर सिलाई का काम महिलाओं को सिखाया जाता है। और इसके अलावा दूसरी चीज़ों की अगर बात की जाए तो महिलाओं को किस तरीके से आत्मनिर्भर बनाना है, उसको लेकर भी ये ब्यूटी पार्लर जो है वो चलाती है। यहाँ पर बच्चियाँ महिलाएं आती हैं और ब्यूटी पार्लर किस तरीके से किया जाता है उसके गुण को सीखती हैं और उसके बाद में ख़ुद एक कमाई का ज़रिया जो है वो पैदा करने की कोशिश करती हैं। तो कहीं ना कहीं महिला दिवस के अवसर पर इस महिला का जिक्र होना भी काफ़ी ज़रूरी बात है। हमारे साथ में बातचीत करने के लिए नूरजहां बहन भी मौजूद हैं, उनसे ही सीधा बात करते हैं। आपका ये जो पूरा सफ़र रहा है वो कैसा रहा है और कितना संघर्ष इन दिनों में करना पड़ा आपको? देखिए 2002 के पहले मैं स्कूल में टीचर थी, सैनिक स्कूल में बच्चों को पढ़ाती थी। 2002 का जो दंगा हुआ उसके बाद मेरी लाइफ बिल्कुल चेंज हो गई। दंगा पीड़ित लोगों के साथ मैंने कैंपों में काम किया। अमन समुदाय एक्सनेट के थ्रू कैंपों में मैं जुड़ी हुई थी। उसमें काफ़ी महिलाएं हम साथ में जुड़ी थी। नसीम शेख और जॉली बहन के थ्रू मैं कैंप में काम करना शुरू किया था। और जब कैंप में हमने काम करना शुरू किया तो सोहान आपा और नाजिम आपा, बहुत सारी महिलाएं थी, हिंदू महिलाएं भी थी, मुस्लिम महिलाएं भी थी। कैंपों के ज़रिए जो महिलाएं पीड़ित थी उनके साथ काम किया। इनकी FIR कराना बलात्कार वाली महिलाओं की, जिनके घर जल गए हैं उनके लिए बार बार पुलिस स्टेशन जाते थे, हम लोग कोर्ट में जाते थे। और जो बच्चे बाहर से आए हुए थे उनके घर बार जले हुए थे, तो ऐसे बच्चों के काफ़ी एडमिशन कराए थे और करीबन 500 बच्चों के मैंने एडमिशन कराए हैं 2003 से लेके 2010 तक। मद्रास, फिर बेंगलोर, महाराष्ट्र में नडियाद में नूर हॉस्टल है, वहाँ पे अनहद के थ्रू किया है। अमन समुदाय के थ्रू सारे अहमद पथिकों ने मिल के मद्रास में 110 बच्चों को रखा था। काफ़ी बच्चे, कोई डॉक्टर है, कोई वकील है आज, तो जब मिलते हैं तो खुशी होती है। उसके अलावा भी वोटा का जो कानून लगा था तो वो कानून की लड़ाई बहुत लंबी लड़ी थी। जकिया सोमन और मुकुल सिन्हा, निर्जरी दीदी, शबनम हाशमी, तिस्ता सेतलवाल, उनके साथ मिल के मैंने काम किया है। संघर्ष बहुत किया है, घर से भी काफ़ी विरोध था, फिर भी कदम बाहर निकाले। एक लंबा सफ़र आपका रहा, समाज सेवा के साथ आप जुड़ी रही, संघर्ष की कहानी है। लेकिन ख़ास तौर से मुस्लिम महिला होने के नाते कितनी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि जब आप बाहर निकलती हैं तो घर परिवार की भी जिम्मेदारी रहती है, उसके साथ दोनों का तालमेल कैसे करते थे आप? देखिए जब स्टार्टिंग में काम करना शुरू किया हमने तो मीटिंगें लेट तक होती थी, कभी 6-7 भी बज जाते थे। दंगे का माहौल था तो हमको ट्रेनिंग दी जाती थी कैसे लोगों से बात करनी, पुलिस स्टेशन में कैसे जाना। कभी पुलिस स्टेशन गए नहीं थे तो दंगा पीड़ित लोगों के लिए करके फर्स्ट टाइम हम पुलिस स्टेशन गए। तो ट्रेनिंगों के ज़रिए जब हम रात में 9-10 बजे घर से बाहर आते थे, मीटिंग में से घर आते थे, तो गली के नाके पे जो लड़के खड़े रहते थे बोलते थे कि पता नहीं ऐसा कैसा काम करती है कि 9-9, 10-10 बजे घर में आती है, ऐसी कौन सी ऑफिस है, ऑफिस से तो 5 बजे बंद हो जाती है, यहाँ तो ये 9-10 बजे घर पे आती है, ऐसे करके बहुत गंदी कमेंट करते थे। मगर जब हमने काम करना शुरू किया और कंटिन्यूस पेपर में आने लगा, टीवी में मेरे फ़ोटो आने लगे, तो वो लोग कमेंट करते थे, वो ही आके सपोर्ट करते हो गए कि नहीं ये अच्छा काम करते हैं। घर से जब विरोध होता था, मेरे हस्बैंड भी उस टाइम पे विरोध करते थे। मेरे हस्बैंड ये कहते थे कि औरत घर की जीनत है, बाज़ार की रौनक नहीं, तुम बाज़ार की रौनक बन के मत घुमा करो। मगर जब मेरे हस्बैंड ने देखा कि मेरी बीवी अच्छा काम करती है, कंटिन्यूस मेरा न्यूज़ में आता था कि इतने मकान दिलाए, इतने एडमिशन कराए, इतनी FIR कराई, इतनी किटें दिलाई, तो उनको ऐसा लगता था कि नहीं नहीं मेरी बीवी अच्छा काम करती है। फिर वो खुद आने लगे, साथ में मीटिंग में लेने आते थे, छोड़ने आते थे। 6 महीने की मेरी बच्ची थी। मगर बहुत संघर्ष किया है, बहुत कुछ झेला है ज़िंदगी में। जब मीटिंग होती थी दिल्ली में या हैदराबाद या बेंगलोर
या भोपाल में, तो मेरी 6 महीने की बच्ची को मैं घर रख के दिल्ली चली जाती थी, 8 दिन के बाद आती हूँ। जो दंगा पीड़ित महिलाएं थी, जिनके घर बार जल गए थे, जिनके ऊपर बलात्कार हुआ था, जिनके शौहर मर गए हैं या जिनका बेटा मर गया है, तो ऐसी महिलाओं को लेके हम लोग दिल्ली जाते थे। और टिकट कंफर्म नहीं होती थी तो टॉयलेट के पास बैठ के ट्रेन में पूरी रात निकालते थे इतनी सर्दी में। सुबह उठ के तुरंत फ़ौरन नहा धो के डायरेक्ट मीटिंग में चले जाते थे। शबनम हाशमी, ज़किया बहन, वहाँ पे बड़े बड़े वकील, बड़े बड़े जज, वो सारे लोगों को, जूरी को बुला के उन महिलाओं की रजूआत कराते थे कि देखिए गुजरात में लोगों के ऊपर कितना जुल्म हो रहा है, या इनको न्याय दिलाइए। और उसमें जब हम लोग जाते थे उन बहनों को लेके, तो बहनें जब अपनी कहानी कहती थी बैठ के टॉयलेट के पास कि मेरे घर ऐसे जला है, मेरे बच्चे को ऐसा मार दिया मेरे सामने, या मेरी बेटी पे बलात्कार हुआ, मैं देखती रह गई दूर से, तो वो बहनें भी रोती थी, हम भी रोते थे कि इतना सारा कोई कूर कैसे हो सकता है, इतना जुल्म कोई कैसे कर सकता है। उस टाइम पे बहुत अजीब सा लगता था। मगर अभी तो ये आम हो गया है कि अभी सिर्फ वो महिलाओं के साथ या वो मर्दों के, अभी तो सारे मुसलमानों के साथ ये हो रहा है। कभी मॉब लिंचिंग के नाम पे मुसलमानों को मारा जा रहा है, कभी गौ हत्या के नाम पे मार रहे हैं, कभी मस्जिद के नाम पे, कभी अजान के नाम पे, कभी बुरखा खींच रहे हैं, तो कभी बुलडोज़र फिर रहे हैं। यानी भारत में हो क्या रहा है समझ में ही नहीं आ रहा कि एक कौम को टारगेट करके कितना बदनाम करने में आ रहा है। उस वक्त जिस तरीके से समाज सेवा करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ता था, क्या आज उन्हीं चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है या उससे ज़्यादा चुनौतियों का सामना? आज उससे ज़्यादा करना पड़ता है, क्योंकि उस टाइम का जो माहौल था ना, तो उस टाइम पे तो काफ़ी नॉन मुस्लिम भी सपोर्ट में थे, सारे लोग सपोर्ट में आते थे। मगर अभी तो अगर कुछ होता है ना, बोलते हैं कि आइए एक रैली करनी है, धरना करना है, एक प्रोग्राम करना है, तो लोग डर रहे हैं, बोलते नहीं हम भी आएंगे तो कहीं हमारा घर ना चल जाए, हमारे घर पे बुलडोज़र ना फिर जाए, या तो फिर हमारे यहाँ रेड ना पड़ जाए ईडी की। तो अभी तो बहुत सामना करना पड़ा है हमको। खुद को भी, मुझे भी आतंकवादी बना दिया था, क्राइम वाले ले गए थे मुझे और पूछताछ की थी काफ़ी, मैं तो उसमें थी नहीं इन्वॉल्व। उसके बावजूद उन्होंने टीवी मीडिया में दे दिया था कि वधु एक नाम आतंकवादी न खुलियो, और मेरे बड़े बड़े फ़ोटो के साथ टीवी में, पेपरों में आया था कि मैं एक आतंकवादी हूँ। मगर खैर मैं तो बिल्कुल क्लियर थी, तो सबने मेरा साथ दिया और आज मैं यहाँ आपके सामने खड़ी हूँ। मुस्लिम महिलाओं के अंदर एक जो डर रहता है उसको कैसे आप दूर करेंगी, और ये जो सामाजिक खिदमत के काम है उसमें कैसे उन लोगों को आप सोचेंगे कि वो भी आगे बढ़ें, अपने हक की आवाज़ को वो खुद बुलंद करें किसी ज़रिए के अलावा? देखिए, मुस्लिम महिलाओं की अगर हम बात करते हैं तो भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन एक नेशनल लेवल पे मुस्लिम बहनों की मूवमेंट बनी थी, और वो मूवमेंट में हम ये कह रहे थे कि भाई 3 तलाक मत दो, अगर देना है तो पीरियड वाइज तलाक दीजिए, 3 महीने वाला तलाक दीजिए। क्योंकि हमारे पास बहुत केसेस आते थे और शरीयत अदालत भी मैं चलाती थी यहाँ पे, तो महिलाएं आती है और बोलती है कि भाई 3 तलाक दे दी, 3 तलाक दे दी, और फिर वापस आने का कोई ज़रिया ही नहीं था। तो भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन के थ्रू हमने काफ़ी वो आवाज़ उठाई थी और उसमें हम सक्सेस भी हुए थे। अनहद के थ्रू भी हमने महिलाओं के हक जो है उस पर काफ़ी काम किया है। महिलाएं जो है, एक तो महिला होना और उस पर से भी मुस्लिम होना, वो बहुत बड़ी चुनौती है महिलाओं के लिए, मुस्लिम महिलाओं के लिए। क्योंकि मुसलमान महिलाओं को इद्दत, तलाक, महर और बुरखा और वो सारे मुद्दों को लेके भी जिस तरह से प्रशासन बदनाम कर रहा है, तो महिलाओं पे बहुत बड़ी चुनौती है कि भाई मेरा इस्लाम है, मेरा मज़हब है, मैं चाहूँ तो हिजाब डाल सकती हूँ, मैं चाहूँ तो बुरखा पहनूँ, मैं चाहूँ तो दुपट्टा डालूँ, या तो ड्रेस पहनूँ या टी-शर्ट पहनूँ। मगर कोई गैर मुस्लिम कैसे कह सकता है कि तो तुम बुरखा नहीं पहनोगी? ये मेरी चॉइस है ना, मैं पसंद करूँगी कि मुझे क्या पहनना है। मगर यहाँ पे अभी तो माहौल बहुत ख़राब हो गया है। तो मैं आपका लंबा है, कई अवार्ड वगैरह भी मिले हैं, उसके बारे में बताइए। देखिए, ये सारे दिख रहे हैं ना, और काफ़ी तो टूट गए हैं, तो घर पे पड़े हैं एक थैला भर के। तो उस टाइम पे काफ़ी हमने काम किया था हर मुद्दे पे महिलाओं के, बल्कि वर्ल्ड लेवल में अगर कहीं होता है तो उस पर भी हम कंटिन्यूस आवाज़ उठाते हैं। आज भी हम आवाज़ उठाते हैं उसको लेके। और भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन में हम और अनहद में नेशनल लेवल पे काम कर रहे हैं, तो लोगों को पता चलता था कि हमने तलाक पे काम किया, इद्दत पे काम किया, महिला राइट्स पे काम किया,
तो लोग बुलाते थे, मुझे सम्मानित करते थे और वो ये सारे पीस को लेके, कौमी एकता को लेके मिले हैं। गुप्ता नगर में हमारा सेंटर था जहाँ पे मुस्लिम हिंदू बहनें साथ में काम करती थी। तो वहाँ पे एक नथु करके लड़का है जो आरएसएस का बंदा था और वो वहाँ का प्रमुख था, जिसने दंगे में काफ़ी रोल अदा किया था। जब वो हमारे साथ जुड़ गया, कौमी एकता की बात करने लगा, तो हरेन पंड्या की जो हत्या हुई तो काफ़ी 5000 का टोला, वो गुप्ता नगर के 350 मकान थे वहाँ पे जलाने आए। तो वो लड़के हमारे साथ चैन करके खड़े हो गए थे, बोला अब यहाँ पे हम कुछ नहीं होने देंगे। तो वो एक हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी कि जो आरएसएस बजरंग दल में जुड़े थे वो लड़के भी पीस का काम करते थे और उसमें मुझे एक साथ 5 अवार्ड मिले थे। तो काफ़ी काम किया है। आपका सफ़र भी काफ़ी होता रहता है, कैसे चीज़ों को संभालती हैं आप, घर परिवार और उसके बाद में आना जाना? देखिए, ट्रैवलिंग तो मेरा बहुत रहता है क्योंकि मैं अभी नेशनल लेवल पे काम कर रही हूँ। तो मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे हैं वो अच्छे से मैनेज कर रहे हैं घर को भी। और सबसे बड़ी बात मेरे लिए वो हो जाती है कि अगर कोई महिला को पुलिस स्टेशन में ले जाया जाता है या कुछ तकलीफ़ हुई है तो रात को 1 बजे वो वेजलपुर पुलिस स्टेशन में चली जाती है और वहाँ से मुझे फ़ोन करती है कि नूरजहाँ मैं वेजलपुर में हूँ, तुम आओ ना जल्दी से, मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत मारा है। तो उस टाइम पे मेरा बेटा फ़ौरन बाइक निकालता, मम्मी बैठो चलो जाते हैं, और वेजलपुर में जाके उस महिला को न्याय दिलाना, उसके हस्बैंड को बुलाना, बातचीत कराना। अगर वो कहती है कि समाधान करना है तो फिर समाधान कराना, या एफआईआर करनी है तो एफआईआर कराना। वो थोड़ा दिक्कत वाला काम होता है कि रात को 1-2 बजे भी चली जाती हूँ मैं। ये आप यहाँ पर जो सेंटर चलाती है इसमें कितनी बच्चियाँ आती हैं और क्या क्या यहाँ पर सिखाया जाता है? देखिए, ये जो सेंटर चलता है ना, ये सेंटर इसीलिए मैंने शुरू किया कि रोज़गारी को लेके कि दिन ब दिन महंगाई इतनी बढ़ती चली जा रही है, बच्चों का एजुकेशन जो है ख़त्म हो रहा है। तो हमने सोचा कि महिलाएं जो है वो खुद अगर कुछ कमाएगी, 2 पैसा आएगा तो पढ़ लिखेगी और उनके घर में भी कुछ सपोर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने अभी 3 महीने पहले ही 10 लड़कियों को ट्रेनिंग दी थी और वो लड़की आज जॉब करती है पार्लर में। हाँ, वो फेशियल करना, ब्लीच करना, वैक्स करना, हेयर कटिंग, हेयर स्पा, वो सारा काम करती है। मेकअप वाला दुल्हनों को तैयार करने जाती है, तो वो अच्छे से अपनी इनकम कमा रही है। सिलाई वाला है, एक बेंच पूरी हुई है 20 महीनों की, और अभी नई बेंच ईद के बाद का सोचा है, क्योंकि मेरा ट्रैवलिंग ज़्यादा था तो अभी 1 महीने से तो ये सब बंद ही था। तो रोज़गारी को लेके जो महिलाएं यहाँ सीख के गई है, ट्रेनिंग लेके गई है सिलाई की, तो वो घर में सी रही हैं, रेडीमेड भी सी रही हैं, खुद के ड्रेस सी रही हैं, और बाहर के 200-300 रुपये के ड्रेस सीते हैं, तो खुद ही 300 रुपये कमा रही है। एक बहन आके रो रही थी और बोल रही थी कि दीदी एक बात बोलूँ। मैंने बोला हाँ, मिठाई का बॉक्स लेके आई थी। बोले कि ये मेरी पहली कमाई थी, जो मैंने ड्रेस सिया तो उसमें 200 रुपये मैंने कमाए, तो मैं आपके लिए मिठाई लेके आई हूँ कि आपकी वजह से आज मैं रोज़गारी मिल गई है, मेरे बच्चों की फ़ी भर सकती हूँ। तो मुझे भी बहुत खुशी हुई कि कम से कम चलो किसी का घर तो चल रहा है। तो एक काम ये भी ज़रूरी है कि बहनों को रोज़गारी देना। मोदी सरकार वैसे तो महिलाओं को सशक्त करने के लिए कई योजनाओं को चालू कर चुकी है, लेकिन नूरजहाँ दीवान जैसी कुछ ख़ास महिलाएं हैं जो ज़मीनी स्तर पर इस तरीके के काम करके महिलाओं को आत्म सशक्त करने का एक सफल प्रयास कर रही है। और इसी ज़मीनी हकीकत की वजह से आज सिर्फ़ और सिर्फ ये महिलाओं के हक़ के लिए नहीं लड़ रही हैं, बल्कि महिलाओं को आत्मसम्मानित करने के लिए, महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए उनको रोज़गार देने की भी कोशिश कर रही हैं।